एक दुखी गांव की ऐसी सुबह और रामू की दुनिया। गांव का नाम था धनपुर। यह गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन हरियाली अब बस यादों में ही रह गई थी। पिछले कुछ सालों से बारिश का नामो निशान नहीं था। लोग सूखे से परेशान थे। मिट्टी का घर, टूटी छत और एक छोटा सा खेत ही रामू की दुनिया थी। रामू की रोज की दिनचर्या साधारण सी थी। रामू सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, एक पुराने हल और 2 बैलों के साथ खेत पर निकल जाता, जहां उसकी उम्मीदें बंजर जमीन पर टिकती थीं। वह खुद से बुदबुदाता, शायद आज कुछ करिश्मा हो जाए। उसकी पत्नी सुगंधा हमेशा उसे तसल्ली देती थी। रामू, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन वह भी जानती थी कि भगवान को शायद उनकी चिंता करने की फुर्सत नहीं थी। रामू का खेत एकदम सूखा पड़ा था। पिछले साल कर्ज लेकर बीज खरीदे थे, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। इस बार न बीज थे न पानी। खेत जैसे मरा हुआ था। रामू के जीवन में परेशानियां का पहाड़ टूट पड़ा था। रामू और सुगंधा के 2 बच्चे थे, गोपी और मुन्नी। गोपी 8 साल का था और मुन्नी सिर्फ 5 की। दोनों बहुत मासूम थे। गोपी हमेशा पूछता, बाबा, हमारे खेत में फसल क्यों नहीं उगती? रामू हंसते हुए कहता, बस इस बार बारिश आ जाए तो खेत सोना उगलेगा। मुन्नी को गुड़ बहुत पसंद था, लेकिन अब गुड़ खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह हर दिन सुगंधा से पूछती, माँ, मुझे गुड़ कब मिलेगा? सुगंधा अपनी आंखों में आंसू छुपाकर कहती, जल्दी बेटी, बाबा लाएंगे। दोस्तों, रामू का परिवार हर सुख सुविधा से बहुत दुखी था, यहाँ तक कि उन्हें पेट भरकर खाना भी नसीब में नहीं था। घर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। बच्चे अक्सर उसी पेड़ के नीचे खेलते रहते। उनकी हंसी रामू और सुगंधा के लिए एकमात्र खुशी का स्रोत थी। लेकिन इस खुशी पर भी भूख और गरीबी का साया मंडरा रहा था। गांव में कर्ज देने वाले लाला हरिराम की ताकत सभी जानते थे। हरिराम का मकान सबसे बड़ा था। उसने गांव के लगभग हर किसान को कर्ज दे रखा था। हर हफ्ते वह रामू के घर आता और कहता, रामू, पैसा कब लौट आएगा? सूखा पड़ा है, ये मैं नहीं मानता। मेहनत कर और चुकता कर, वरना यह घर और जमीन मेरी होगी। बेचारा रामू कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें नीची होती, लेकिन अंदर आग जल रही होती। वह सुगंधा से कहता, भाग्यवान मैंने इन लोगों से कर्ज क्यों लिया। अगर मेरे पास दूसरा रास्ता होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। रामू की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। एक दिन सुगंधा ने अपने शादी के गहने निकाले। वह उन्हें रामू को देते हुए बोली, इन्हें बेच दो, शायद कुछ दिन के लिए राहत मिल जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं सुगंधा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं इन्हें नहीं बेच सकता। सुगंधा ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरे गहने हमारे बच्चों का पेट भर सकते हैं तो मैं इन्हें पहनकर क्या करूंगी। रामू ने बाजार जाकर गहनों को अच्छे दामों में बेच दिया और उससे कुछ पैसे मिले, लेकिन वह भी कर्ज चुकाने में खत्म हो गए। रामू की परेशानी फिर भी कम नहीं हुई। रामू ने तय किया कि अब वह शहर जाएगा। उसने सुगंधा से कहा, मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं शहर जाकर मजदूरी करूं तो शायद तुम्हारा और बच्चों का पेट भर सकूं। सुगंधा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू नहीं माना। वह शहर चला गया।
वहां उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। दिन रात वह मेहनत करता, लेकिन जो मजदूरी मिलती वह बहुत कम थी। उसे खुद के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। कुछ महीनों के बाद गांव में हालात और बिगड़ गए। लाला हरिराम ने सुगंधा को धमकी देना शुरू कर दिया। वह हर दिन रामू का घर कब्जे में लेने की धमकी देता। सुगंधा अब अकेली थी। बच्चों की भूख, कर्जदारों का दबाव और पति की गैर मौजूदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन सुगंधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बुखार था, लेकिन दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। बच्चे उसे रो रो कर देखते रहे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। कुछ दिनों के बाद शहर में काम करते हुए रामू को गांव से खबर मिली कि सुगंधा बहुत बीमार है। उसने तुरंत जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे लेकर गांव लौट आया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुगंधा का शव सामने पड़ा है। गोपी और मुन्नी अपनी माँ के पास बैठे रो रहे थे। रामू ने सुगंधा को आखिरी बार गले लगाया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने खुद को कोसा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। वह बहुत रोया और अपने दोनों बच्चों को गले से लगाया। सुगंधा के जाने के बाद रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसने गांव छोड़ दिया और बच्चों को लेकर शहर में आ बसा। गांव छोड़ने के बाद रामू ने बच्चों को शहर के एक झुग्गी इलाके में ठहराया था। रामू के जाने के बाद गोपी ने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। वह सुबह सुबह उठकर चाय की दुकान पर काम करने जाता, दिन भर बर्तन धोता और ग्राहकों को चाय परोसता। एक दिन गोपी की दुकान पर एक आदमी आया। वह पढ़ा लिखा था और गोपी से बोला, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, ये काम करने की नहीं। क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? गोपी की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी बहन और मैं दोनों अकेले हैं। हमें पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम काम के बाद मेरे पास आकर पढ़ाई कर सकते हो। गोपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दिन में वह काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी बहन मुन्नी भी पास के घरों में काम करने लगी। मुन्नी के अंदर अपनी माँ की छवि थी। वह छोटी उम्र में ही समझदार हो गई थी। वह हर रोज उन अमीर घरों में काम करने जाती, जहाँ के बच्चे स्कूल जाते और किताबें पढ़ते। एक दिन मुन्नी ने अपनी मालकिन के बच्चे को पढ़ाई करते हुए देखा। उसने उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी किताब पढ़ सकती हूँ? बच्चे ने उसे किताब दी और मुन्नी ने पहली बार महसूस किया कि पढ़ाई के जरिए वह अपनी जिंदगी बदल सकती है। मुन्नी ने अपने भाई गोपी से कहा, भैया, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? गोपी ने कहा, हाँ बहन, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। माँ और बाबा का सपना पूरा करेंगे। गांव में लाला हरिराम ने रामू के घर और खेत को कब्जा कर लिया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों को रामू का परिवार याद था। रामू के पुराने दोस्त मोहन ने एक दिन हरिराम से कहा, तुम गरीबों का खून चूसते हो, एक दिन तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हरिराम ने उसे धमकी दी, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग हरिराम के खिलाफ हो गए। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद गोपी ने अपनी चाय की दुकान को एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब उसकी कमाई बढ़ने लगी थी। मुन्नी ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया और एक नर्स बनने का सपना देखा। उसने एक नर्सिंग कोर्स में दाखिला लिया और पार्ट टाइम काम करती रही।
मुन्नी को शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। अब दोनों भाई बहन आत्मनिर्भर हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने की ठानी। गोपी और मुन्नी ने अपने बचाए हुए पैसे से अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने रामू के खेत को वापस खरीदने का इरादा किया। जब वे गांव पहुंचे तो हरिराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब गांव के लोग गोपी और मुन्नी के साथ थे। हरिराम का वर्चस्व खत्म हो गया। गोपी और मुन्नी ने अपने पिता के खेत को वापस लिया और वहां नई फसल उगाई। उन्होंने गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा स्कूल भी बनवाया। एक दिन गोपी और मुन्नी ने अपने खेत के पास एक मंदिर बनवाया और वहां अपने माता पिता की याद में एक छोटी मूर्ति स्थापित की। उन्होंने कस्में खाईं कि वे कभी गरीब और जरूरतमंदों की अनदेखी नहीं करेंगे। आज उनका गांव हरियाली और खुशहाली का प्रतीक बन चुका है। गोपी और मुन्नी की कहानी पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई। गोपी और मुन्नी के संघर्ष और लगन ने न केवल उनके परिवार की किस्मत बदली, बल्कि पूरे धनपुर गांव का चेहरा भी बदल दिया। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल में गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल अब एक मिसाल बन चुका था, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेती और आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी दी जाती थी। गोपी ने अपने रेस्टोरेंट की कमाई से गांव में एक छोटा चिकित्सा केंद्र भी बनवाया, ताकि किसी और सुगंधा को इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े। मुन्नी ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई और अनुभव का इस्तेमाल कर इस केंद्र को संभाला। उन्होंने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे फसल की पैदावार बढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव में हरियाली लौट आई। गांव के किसान अब नई तकनीक और शिक्षा का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने लगे। एक दिन का अद्भुत दृश्य। एक सुबह गांव के मंदिर के पास गोपी और मुन्नी ने एक सभा रखी। वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। गोपी ने सभी से कहा, आज हम जिस जगह खड़े हैं वह हमारे माता पिता के संघर्ष और त्याग का नतीजा है। हम सब मिलकर एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां न कोई भूखा सोएगा और न ही किसी को अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी। मुन्नी ने कहा, हमने गरीबी और मुश्किलें देखी हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है वह सब हमें दूसरों के साथ साझा करना है। यह गांव हमारा परिवार है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। दोस्तों, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। गोपी और मुन्नी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा के जरिए न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज को बदला जा सकता है। परस्पर सहयोग की शक्ति। एकता और सहयोग से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। त्याग और परोपकार का महत्व। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका जीवन और भी सार्थक बनता है। आज धनपुर एक आदर्श गांव बन चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, आपको यह इंस्पिरेशन कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।